हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आहार परिणाम प्रभाव। क्रियाशारीरिक फिजियोलॉजी के जो आयुर्वेदिक पोर्शन है उसके अंदर हम आज के वीडियो में आहार परिणाम प्रभाव टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। गाइज इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था आहार विधि विशेष आयतन के बारे में, जिसमें 8 जो विधि विशेष आयतन है जिनके बारे में आपको बताया गया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है आहार परिणाम प्रभाव। तो इसमें आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान में बताया कि आहार परिणामकर अस्तिवम भावा भवन्ति तदता उष्मा वायु क्लेद स्नेह काल संयोगश्च इति। मतलब चरक शारीरिक स्थान के हिसाब से आहार को उसके परिणाम का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से जो पाचन हो जाता है उस पाचन की ही एक तरह से क्या है आहार का परिणाम है। तो पूर्ण पाचन तक पहुंचाकर आहार रस में परिवर्तित करने वाले सभी भावों को सम्मिलित रूप से आहार परिणाम प्रभाव की संज्ञा दी गई है। मतलब जो भोजन है उस भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेशन कराने के लिए जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, उन सभी फैक्टरों को जो है वो क्या बोला गया है, आहार परिणाम प्रभाव बोला गया। और नाम से भी आपको पता चल रहा है कि आहार परिणाम प्रभाव मतलब आहार को उसके परिणाम तक पहुंचाने वाले समस्त भाव क्या है, आहार परिणाम प्रभाव है। इसके अंतर्गत उष्मा वायु क्लेद स्नेह काल एवं संयोग आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद में गाइज सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो उष्मा पच्यति मतलब उष्मा के द्वारा अन्न का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। आप उष्मा को जो है वो उस तरह से एक तरह से जो बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब जो डाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट जो टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को उष्मा की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। और उसके अलावा इसके अंतर्गत बॉडी के जितने भी एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, जितने भी जो है वो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन है, उसके अलावा डाइजेस्टिक सिक्रेशन है ना, उन सब सारों को जो है वो मिला करके उष्मा के अंतर्गत काउंट किया गया है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उष्मा पच्यति मतलब उष्मा अन्न का पाचन करते यह उष्मा मुख से लेकर के गुदा तक संपूर्ण महास्त्रोतस में विद्यमान रहती है। मतलब पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो उष्मा का स्थान है। मतलब पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो उसके हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है ना, उसके अलावा माउथ है, इन सभी में कुछ अलग अलग तरह के सिक्रेशन जो है वो होते हैं जो कि भोजन के अलग अलग पार्ट का डाइजेशन करने का काम करते हैं। और इसका जो महास्त्रोतस, उस महास्त्रोतस में इस उष्मा का विशेष स्थान जो है वो आमाशय से ग्रहणी तक बताए। आमाशय से ग्रहणी तक क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के आमाशय से ग्रहणी तक के भाग की बात करें, मतलब एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है ड्यूडेनम वाले रीजन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन का कार्य जो है वो होता है और डाइजेशन के अंतर्गत ही इस उष्मा का योगदान बताया गया। मतलब इस उष्मा का मुख्य स्थान जो है वो संपूर्ण महास्त्रोतस में किसको बताया है, आमाशय से लेकर के ग्रहणी तक को बताया। पर्याय क्या होंगे, जठराग्नि, पाचक पित्त अग्नि आदि के नाम से इसको जानते हैं। आधुनिक विज्ञान में उष्मा शब्द से शरीर के सभी पाचक रसों एंजाइमों के साथ साथ जहां पाचन की क्रिया होती है आदि के हीट या टेम्परेचर के रूप में बताएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आयुर्वेद में बताए गए उष्मा से आपको मॉडर्न में जो टेम्परेचर है, उसके अलावा डाइजेस्टिव फायर है ना, उसके अलावा जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, सिक्रेशन है, उन सभी को कंप्लीट रूप से जो उष्मा के अंदर काउंट किया गया है। इसके अलावा गाइज एक और चीज़ जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाने से पहले जो है आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। और खाने के जस्ट बाद भी आपको जो है वो अनुपान मतलब पानी जो है वो अनुपान के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके डाइजेशन में क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। तो भोजन के पूर्व अगर आप अनुपान करते हो तो शरीर में कृष्णता का मतलब होता है कि कमजोरी जो है वो आपके उत्पन्न होगी, है ना। और अगर भोजन करते समय अगर आप करते हो तो शरीर में जो है वो उसी तरह से अवस्था में बना रहेगा। मतलब अगर ना तो आपका शरीर बढ़ेगा ना आपका शरीर कम होगा। और अगर भोजन के बाद में करते हो तो शरीर को पुष्ट करता है। इसके बाद में गाइस बताया है कि भोजन के पूर्व किया गया अनुपान आमाशय के ताप या उष्मा को कम कर देता है, जिस कारण आमाशय स्त्राव में विद्यमान एंजाइमों को उचित ताप न मिलने से क्रियाशील नहीं हो पाते, जिससे आहार का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप शरीर में कृष्णता उत्पन्न हो जाती है। तो भोजन का डाइजेशन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अगर आप पहले पानी पी लोगे तो वो पानी आपके शरीर की जो उष्मा, जो हीट, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को कम कर देगा। और टेम्परेचर कम होने के कारण जो भी आप भोजन कर रहे हो उसका डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। डाइजेशन जब ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा तो शरीर में जो शरीर की जो दोष धातु और मल है, इन सभी की पुष्टि जो है वो
समय पुष्टि जो है वो नहीं हो पाएगी, और जब इनकी पुष्टि नहीं होगी तो शरीर में क्रस्ता जो है वो उत्पन्न होएगी। तो यही कारण यहाँ बताया। सेकंड पॉइंट जो बताया वो है कि वायु अपकर्षित, मतलब आहार के पाचन में वायु का द्वारा क्या किया जाता है, अपकर्षण क्रम किया जाता है। अब 3 प्रकार की वायु जो है वो आहार के पाचन के अंदर काम करती है, प्राण वायु, समान वायु और अपान वायु। प्राण वायु क्या करती है कि अन्न को जो है आमाशय तक प्रवेश कराती है। समान वायु की बात करते हैं तो समान वायु जो है वो ग्रहणी क्षेत्र में उसका पाचन कराना, विवेचन कराना और मुंजन कराना, ये सारे काम करती है। अपान वायु की बात करते हैं तो जो भी पाचन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला जो भी किट्ट भाग है ना, किट्ट भाग के रूप में मूत्रपुरुष है, उन सभी को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों वायु है, जिसके अंदर प्राण वायु, समान वायु और अपान वायु, इन सभी के इन सारे के सारे कर्मों को मिला करके जो है सम्मिलित रूप से उसको क्या बोलते हैं अपन, अपकर्षण क्रम करते हैं। मतलब अपकर्षण क्रम के अंदर क्या हो गया, आहार को ग्रहण करना, उसका पाचन हो गया, उसका विवेचन हो गया, और जो भी किट्ट भाग है उसको शरीर से बाहर निकालना, ये सारे के सारे काम जो है वो कर्षण क्रम के अंतर्गत लिखे गए हैं। ठीक है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जहां ये कार्य तंत्रिकाओं के द्वारा संपन्न होना बताया, उसी तरह से आयुर्वेद शास्त्र में इन कर्मों को वात दोष के द्वारा संपन्न होना बताया। जैसे कि न्यूरल मैकेनिज्म जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो तंत्रिका, जो भी नर्व होती है, वो सारे नर्व, जो न्यूरल प्रोसेस है, जो न्यूरल फंक्शन है, उसके द्वारा इन सबको जो है मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर अपन आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के मुख्य स्तंभ जो आधार है वो क्या, वात पित्त कफ है। तो इनमें से वात को जो है क्या बताया, इन सभी का कंट्रोलर बताया है। ठीक है। विवेचन क्या होता है कि आहार में से सार या प्रसाद भाग या सार भाग, प्रसाद भाग या रस भाग एवं किट भाग का पृथक्करण करना, और मुंजन क्रम क्या है कि पचे हुए भाग को नीचे पहुंचाना। थर्ड पॉइंट है गाइस क्लेद शिथिल्यम आपादेति, मतलब क्लेद जो है वो आहार को शिथिल करता है। क्लेद मतलब कफ मतलब कफ की प्रधानता होना। ठीक है। जो कि अन्न का द्रवीकरण करता है ताकि पाचन या अग्नि एंजाइमों द्वारा इस पर आसानी से कार्य किया जा सके। अब पाचन के अंदर 2 तरह के कफ जो है मुख्य रूप से काम करता है, एक तो बोधक कफ और एक क्लेदक कफ। बोधक कफ का स्थान जीवा को बताया और ये भोजन को जो है वो निगलने का काम करता है। उसके अलावा क्लेदक कफ का स्थान जो है वो आमाशय को बताया और भोजन को गीला करके उससे मृदु बना देता है। तो गाइज ये जो बोधक कफ है, क्लेदक कफ है, किस तरह की बात है, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जो हमारे चैनल में प्रेजेंट है, और उसका लिंक जो है मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हो। अतः यह कहा जा सकता है कि आहार के पाचन में उष्मा एवं वायु के साथ साथ क्लेद का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अन्न के क्लेदन के बिना उसका पाचन संभव नहीं है। फोर्थ जो बताया वो है स्नेह मार्दो जनियति, मतलब स्नेह जो है अन्न को क्या करता है, मृदु करता है। ठीक है, मृदु करता है। समान वायु अग्नि के प्रदीप्त का काम करते हैं, परंतु स्नेह द्रव्यों का भी विशेष महत्व होता है। हाँ, मानते हैं कि जो अग्नि है, जो भी पाचक पित्त है, उस पाचक पित्त डाइजेस्टिव फायर को जो है वो प्रदीप्त मतलब को उसके स्टिमुलेट करने का काम, उसको जो है वो डोमिनेट करने का काम कौन कर रही है, समान वायु, मतलब उसको बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर स्नेह का भी कार्य होता है। आप ठीक वैसे ही समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि बाहर तरफ जैसे अग्नि जलती रहती है, तो उसमें अगर अपन हल्का हल्का घी डालते जाते हैं तो वो अग्नि और तेज होती जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्या करते हैं कि जो भी आंतरिक अग्नि है, उस आंतरिक अग्नि को भी प्रबल करने के लिए आपको घृत का प्रयोग जो है स्नेह के रूप में करना चाहिए। घृत का प्रयोग ही क्योंकि घृत जो है ना वो सबसे अच्छा स्नेह बताया। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये स्नेह का काम तो करता है, उसी के साथ साथ आपकी बुद्धि, स्मृति और आयु को भी बढ़ाने का काम करता है, इसलिए घृत को जो है सबसे अच्छा स्नेह बताया है। उसके बाद 5वां जो आहार परिणाम का प्रभाव बताया वो है काल। काल ही ग्रहित आहार को परिपक्व रूप में परिणत करता है, क्योंकि आहार पाचन की विभिन्न अवस्थाओं में समय लगता है। भोजन का ग्रहण उसी काल में करना चाहिए जबकि पूर्व में किया गया आहार पूर्णतया पक्व होकर भूख उदय हो जाए। ऐसी ही जल का भी सेवन उसी काल में करना चाहिए जब स्वाभाविक रूप से तृष्णा अनुभव हो। ठीक है, तो काल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब जैसे अगर अपन बात करते हैं कि आमाशय में जो है भोजन, अगर अपन स्टमक की बात करते हैं, स्टमक में जो फूड है वो 4 to 5 आवर्स के लिए जो है वो रुकता है। ठीक है, तो 4 to 5 आवर्स तक जब इसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक आपको भूख जो है दोबारा नहीं लगेगी। तो जब तक आपको भूख दोबारा नहीं लगती, आप उसके ऊपर जो है और चीज़ें मत खाओ। ठीक है, यही जो है काल का इंपॉर्टेंस। काल का मतलब होता है कि समय, और समय की हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह से डाइजेशन को उसके परिणाम, मतलब जो भोजन है उस भोजन को उसके परिणाम तक पहुँचाने के लिए भी डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी काल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, मतलब समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद में संयोग का मतलब क्या है कि जो अपन ने गाइस पिछले वाली वीडियो में 8 तरह के जो आहार विधि विशेष आयतन पढ़े थे, उसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो जो है प्रकृति है ना, संयोग, राशि, देश, काल, उपभोक्ता, उपयोग, संस्था, ये सारे जो अपन ने देखे थे, उन सभी का क्या है कि समान रूप से योग होना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर उनमें कुछ चीज़ें ज़्यादा हुई, कुछ चीज़ें कम हुई, या फिर बोलते हैं इम्बैलेंस हुए, तो उस कंडीशन में भोजन का परिणाम जो है वो ठीक प्रकार से प्राप्त आपको नहीं होगा, मतलब कि भोजन का डाइजेशन जो है वो ठीक प्रकार से नहीं होगा। और जब भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं होगा तो शरीर की समस्त धातु दोष आदि का
की पुष्टि भी जो है वो नहीं हो पाएगी, और पुष्टि नहीं होगी तो आपके शरीर में कृशता, लघुता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यही है कि समयोग पचे हुए रसादी धातुओं को सम करता है। आहार को सम मात्रा में लेने से धातुओं की उत्पत्ति भी समान मात्रा में होती है। ठीक है, और अगर आप सम मात्रा में आहार नहीं लेते हो तो अजीर्ण होकर अलग अलग प्रकार के रोग जो आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो समयोग के अंदर आपको आहार के जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बताए, उनका समयोग आपको लेना है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया जो भी आहार के परिणाम प्रभाव है उसके अंदर समयोग के बारे में, काल के बारे में, और स्नेह के बारे में, क्लेद के बारे में, और उसके अलावा वायु के बारे में, और लास्ट जो और उसके अलावा उष्मा के बारे में हमने डिस्कस किया। गाइज इसके बाद वाली वीडियो में हम जो है वो अग्नि और कोष्ठ जो है वो कौन कौन से, अग्नि कितने प्रकार के आयुर्वेद बताइए, उसके अलावा कोष्ठ जो है वो कौन कौन से होते हैं, किस दोष की प्रधानता से कैसा कोष्ठ जो है वो उत्पन्न होता है, कोष्ठ क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी अगली वीडियो है उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप आने वाली वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाओ। थैंक यू सो मच गाइज।